नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं BLI 224 और 229 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके अक्टूबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियोस में हमने कुछ 23-24 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और मैं इसी कंटिन्यूटी में इसी की सीरीज़ की एक थर्ड वीडियो भी पब्लिश करूंगा जिसमें आपको कुछ और 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, यही क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, मेरा मोटिव है आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करना। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैं उठाकर या इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके मैं आगे कुछ ऐसे कंसेप्ट्स को बिल्ड करना चाहता हूँ ताकि एग्जामिनेशन में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस आपके पास आए तो आप उनको थोड़ा सा दिमाग से, थोड़ा सा बुद्धि लगाकर आप उसको बहुत आराम से कंप्लीट कर सकें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 224 और 229 की सेकेंड क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय www टू ट्रांसमिट डाटा। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, www वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब में डाटा के ट्रांसमिट करने में हम किस तरह का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन HTTP, IP, TCP और UDP। आपको पता है IP एड्रेस के बारे में मैंने पहली क्लास में वीडियो में बात की थी और TCP के बारे में मैंने आपसे बात की थी। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये डाटा को ट्रांसफ़र करने, हाइपर टेक्स्ट मतलब कुछ टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप www पे ज़्यादातर जो चीज़ें अभी भी देखते हैं वो टेक्स्ट में आती हैं। ठीक है, टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन होती है और इस तरह के डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? अभी मैंने आपको बताया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर इसको गलत कर बैठेंगे। बहुत ही माइल्डली सा अंतर देकर आपको ABCD में आपको थोड़ा बहुत अंतर करके आपसे क्वेश्चंस गलत कराने की जो पॉसिबिलिटी होती है एग्जामिनर की बढ़ाने की, वो आपको करता है। इसलिए बहुत ध्यान से, क्वेश्चन अगर बहुत इजी आए तो बहुत आराम से आप सॉल्व करिए। जैसे HTTP आए, बहुत सारे बच्चे होंगे हाँ सर इसका तो बहुत आराम से मुझे पता है, लेकिन आप उस समय बहुत आराम से ध्यान से देखिए। OMR शीट को गोला करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि मैं सही, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं गलत गोला तो नहीं फिल कर रहा हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पे प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, ये क्या है, एक तरह का प्रोटोकॉल है लेकिन कैसा है, जो हाइपर टेक्स्ट यानी टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 3, हु शुड फॉलो द सेम प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंज ऑफ डाटा। किसको सेम प्रोटोकॉल का फॉलो करना पड़ता है या सेम प्रोटोकॉल को यूज़ करना पड़ता है डाटा के एक्सचेंज करते समय? आंसर इज सेंडर और रिसीवर बोथ। अरे जो सेंडर है और जो रिसीवर है, अगर वो सेम तरह का प्रोटोकॉल नहीं इस्तेमाल करेंगे तो जो सेंडर होगा और जो रिसीवर होगा वो आपस में कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। उनका जो ऑप्शन है, जो उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि एक मीडियम लेकर अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना, वो अगर सेम प्रोटोकॉल नहीं रहेगा तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, मतलब सेंडर और रिसीवर को दोनों को सेम प्रोटोकॉल पे काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज़ नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम क्या होता है? याद करिए, मैंने अपनी BLI 222 की क्लासेज में जब नेटवर्किंग पढ़ाई थी तो उसमें आपने देखा होगा हमने बहुत सारे नेटवर्क सिस्टम्स को पढ़ा था। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क, है ना, बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क, पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क्स। तो वो लाइब्रेरी नेटवर्क्स में हमने क्या देखा था या क्या पढ़ा था कि मुंबई में जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं उनको अगर हम लोग आपस में कनेक्ट करना चाहें या उनका एक नेटवर्क बनाना चाहें तो वो कैसे होगा, हम लोग उनको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, या तो वायर्ड कनेक्शंस कर सकते हैं या वायरलेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क सिस्टम या नेटवर्क बनाना क्या था? आंसर इज 2 और मोर पर्सन और इंस्टीट्यूशंस। देखिए, या तो 2 और 2 से ज़्यादा पर्सनस कनेक्ट हो जाएं या इंस्टीट्यूशंस कनेक्ट हो जाएं या ऑर्गेनाइजेशन वर्क जॉइंटली फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज टू ईच अदर। रिसोर्सेज को आपस में शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं पे कोई नेटवर्क बनाया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है? नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द नेटवर्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया सच एज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे नेटवर्क एस्टेब्लिश हुए थे जिसमें पहला है कैलिबनेट यानी कैलकाटा लाइब्रेरी नेटवर्क, डेलनेट
दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, बट इसका नाम अब चेंज हो गया है डेवलप लाइब्रेरी नेटवर्क, एंड बॉननेट मतलब बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क। आर विच टाइप ऑफ नेटवर्क्स, ये किस तरह के नेटवर्क्स हैं। और मैंने शायद 2 में क्लास में आपको बताया है लैन मैन वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एल स्टैंड्स फॉर लोकल, जो पहला ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, देन सेकंड इज मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और इन इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, ये आई एन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, आई इंटरनेशनल, एन स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। तो अगर आप कैलकाटा लाइब्रेरी नेटवर्क, डेवलप लाइब्रेरी नेटवर्क, या दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, या बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क को देखते हैं तो ये कैसे हो जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। ये किसी एक ही शहर को, कैलकाटा शहर की जितनी लाइब्रेरीज हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं, दिल्ली की जितनी लाइब्रेरीज हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं, बॉम्बे की जितनी लाइब्रेरीज हैं उनको कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और ये सारी किसी कैटेगरीज में आ जाएंगे, मैन की। ये देखिए इस स्लाइड में आपको ऑलमोस्ट 10 हमारे लाइब्रेरी नेटवर्क्स के बारे में बात की गई है, जैसे अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, एडीनेट, बेलनेट बेंगलोर, बॉननेट बॉम्बे, कैल देखिए CLI कैल कैलकाटा, अभी हमने पीछे देखा था, दिल्ली डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इन्फ्लिपनेट, इसके बारे में हमने पिछली वाली वीडियोस में बात की थी, मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क, मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क, पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क, एंड वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क। तो जितने आप ये देखें शॉर्ट फॉर्म्स देख रहे हैं, ये सबका फुल फॉर्म इधर लिखा हुआ है। और ये सारे कैसे नेटवर्क हैं, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये पूरे शहर को, उनकी लाइब्रेरीज को आपस में कनेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग बनाते हैं। और नेटवर्क बनाने का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है, क्यों बना रहे हैं नेटवर्क बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है रिसोर्स की शेयरिंग करना। क्यों रिसोर्स शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी लाइब्रेरी अपने आप में फुल सर्विस नहीं दे सकती, उसके पास दुनिया के सारे रिसोर्स नहीं हो सकते। जैसे सपोज करिए अगर बॉम्बे में 50 लाइब्रेरियां हैं तो 50 लाइब्रेरी में जो कोई रिसोर्स है वो 50 लाइब्रेरीज में शेयर हो चुका है। और अब किसी को भी कोई भी डॉक्यूमेंट की या किसी भी तरह की रीडिंग मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है तो वो किसी भी लाइब्रेरी से, क्योंकि नेटवर्किंग के थ्रू ये लोग आपस में कनेक्टेड हैं, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। चलिए अब देखें कुछ लैन मैन वैन, अभी जो मैंने आपको बताया है। लोकल एरिया नेटवर्क समझते हैं क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर यूजली विद इन द सेम बिल्डिंग। द कीवर्ड इज द सेम बिल्डिंग। अगर आप सेम बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग में हैं, आप 3rd फ्लोर में रहते हैं, कोई 4th फ्लोर में रह रहा है, और उन दोनों को आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, नेटवर्क शेयर करना है, सॉरी डाटा शेयर करना है, रिसोर्स शेयर करना है, तो वो लोग आपस में नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकली कहीं पे काम किया, आपने अगर स्कूल में भी अपनी लाइब्रेरीज़ में या कंप्यूटर लैब्स में देखा होगा, तो जो कंप्यूटर लैब में प्रिंसिपल सर होते थे, या सॉरी जो स्कूल्स में प्रिंसिपल्स होते थे, प्रिंसिपल सर का कंप्यूटर कनेक्टेड होता था काउंसलर से या कोऑर्डिनेटर से या फिर एकेडमिक हेड से, मतलब ये सब लोग आपस में क्या होते थे, कंप्यूटर के माध्यम से कनेक्टेड होते थे। ये क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब सेम बिल्डिंग में कोई कनेक्शन या नेटवर्क बनाना। अब मैन, अभी हमने जैसे देखा था, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ लार्ज नेटवर्क दैट यूजली स्पैन सेवरल बिल्डिंग्स इन द सेम सिटी और अ टाउन। एक ही शहर में रहने वाले या एक ही शहर में काम करने वाले लोगों के बीच में अगर बिल्डिंग्स का कनेक्शन, ठीक है, सेम बिल्डिंग, सेम सिटी और सेम टाउन में रहने वाले लोगों का कनेक्शन हो जाता है, तो वो हो जाता है मैन। एंड वैन हो जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, वाइड लेवल मतलब नेशनल लेवल पे काम करने वाले अगर कंट्रीज हो, तो इसका जो देखिए बाउंड्री आर द स्टेट्स और कंट्री, किसी एक पूरे स्टेट में कनेक्टेड हो या पूरे ऑल ओवर कंट्री में कनेक्टेड हो। और सपोज करें हमें IN देखना है, इंटरनेशनल नेटवर्क, तो एक देश दूसरे देश से, सपोज करिए इंडिया कनेक्टेड है जापान से, इंडिया कनेक्टेड है USA से, इंडिया कनेक्टेड है UK से, तो अगर इस तरह कोई नेटवर्क होगा तो वो IN यानी इंटरनेशनल नेटवर्क कहलाएगा। चलिए ये देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन लैन, ये जैसे सर्कल देख रहे हैं, ये आपस में क्या है, एक ही बिल्डिंग के अंदर कनेक्शंस हैं, तो ये लैन हो गए। और लैन में देखिए ये बिल्डिंग, एक ही शहर की एक ही बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग, ये आपस में कनेक्टेड हो गई, तो ये बन गया मैन। और एक ये बिल्डिंग और किसी दूसरे शहर या दूसरे राज्य में, ठीक है, किसी सपोज कर ये दिल्ली है और ये महाराष्ट्र है, तो दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच में जो कनेक्शन होगा वो वैन कहलाएगा। एक ही शहर में कनेक्शन होगी बिल्डिंग्स का तो मैन कहलाएगा, और एक ही बिल्डिंग के अंदर अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे तो वो लैन कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
What name is given to the network which cover the area of state, region, nation, even the whole world? ठीक है, ऑलमोस्ट होल वर्ल्ड के बारे में जैसे यहाँ पे बात की गई है स्टेट, रीजन, नेशनल, इवन के बारे में, तो यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा वैन। यहाँ पे देखिए जो होल वर्ल्ड लिखा है तो उसकी वजह से हो सकता है आप IN लगा दें, बट यहाँ पे फोकस करिएगा। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये होल वर्ल्ड नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इससे डाटा आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। बट आप ध्यान रखिए जो बहुत सारे स्टेट्स को, रीजन्स को, नेशंस को आपस में कनेक्ट करे वो क्या होता है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, अभी हमने पीछे देखा था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट नेम इज गिवन टू द जोग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जोग्राफिकल अरेंजमेंट, और ये जोग्राफिकल अरेंजमेंट क्यों किया गया है? क्योंकि नेटवर्किंग की गई थी। ठीक है, इस जोग्राफिकल अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम जानते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? आंसर इज टोपोलॉजी। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब टोपोलॉजी, और देखिए टोपोलॉजी बनाई क्यों गई है? नेटवर्किंग के लिए बनाई गई है। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? नेटवर्किंग करना। नेटवर्क टोपोलॉजी इज अ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स लाइक नोड्स, लिंक्स एक्सेट्रा ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. A wide variety of physical topology has been used in the LAN, including the ring, bus, mesh, and star. Conversely, mapping the data flow between the computer determine the logical topology of the networks. देखिए टोपोलॉजी बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि डाटा के जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो फिजिकली ट्रांसमिट हो रहा है डाटा को, उनको क्या कर सके? उनकी मैपिंग हो सके, डाटा के फ्लो को देखा जा सके। देखिए यहाँ पे कीवर्ड है मैपिंग। क्या मैपिंग करने का क्या मतलब होता है? कि आप समझ जाए ना कि डाटा कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, आप उसका जो डाटा का फ्लो हो रहा है उसको आप मॉनिटर कर सकें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्किंग टोपोलॉजीज बनाई जाती है। और आप ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे। ये जो आपको देख रहे हैं एकदम सीरियल्स लाइन से, ये देखिए लाइन से कनेक्टेड हुई है और यहाँ से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। ये आपका कहलाएगा बस टोपोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा ये स्टार। देखिए यहाँ पे एक ऐसे स्टार्स बनाए हैं, बीच में ये सर्वर या हब कनेक्ट कर दिया और इसी से लगभग ऑलमोस्ट सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे देखिए मैश, मतलब पूरी तरह से मैश हो चुका है, कौन किससे कनेक्टेड है कुछ पता नहीं, ये इससे है, ये इससे है, ये इससे, 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 बहुत सारे कंप्यूटर अगर आपस में मतलब कोई फिक्स्ड पैटर्न ना दिखे अगर आपको, तो वो हो जाएगा मैश टोपोलॉजी। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी है, बीच में ये सर्वर आपके पास कनेक्टेड है और इसी से सारे कंप्यूटर आपस में रिंग फॉर्म में अगर कनेक्टेड हो तो ये हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अ नेटवर्क सिस्टम इन विच ऑल द कंप्यूटर्स नोड्स आर कनेक्टेड ओनली बाय वन केबल इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। ये देखिए ओनली वन केबल, यहाँ पे देखिए ये एक मोटी सी केबल गई और इसी ये केबल से क्या थे, ये कंप्यूटर, ये सब लोग आपस में कनेक्टेड हो गए और इसी कनेक्शन को हम लोग ने बोला था स्टार, सॉरी इसका आंसर होगा बस टोपोलॉजी। फ्रेंड्स ये गलत हो गया है, ये गलत हाईलाइटेड हो चुका है, प्लीज़ इसको करेक्ट करिएगा। ओनली वन केबल इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको बताया ये एक ही तार से अगर कनेक्टेड होते हैं तो ये बस टोपोलॉजी। यहाँ पे देखिए यहाँ बहुत सारे कनेक्शंस हैं, यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शंस हैं, यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शंस हैं, तो ये टोपोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज मेन डीमेरिट ऑफ द स्टार टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी का एक डीमेरिट क्या होगा या उसके जो डीमेरिट्स हो वो क्या हो सकते हैं? अदर नेटवर्क कैन नॉट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन इन इट। अदर नेटवर्क्स का मतलब ये देखिए, ये आपने अगर स्टार्स बना दिया, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी बना दी, तो अब आपको कोई बाहर से, कोई अगर बाहरी सोर्स अगर आपसे साथ कोई डाटा या इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करेगा तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक डीमेरिट होता है स्टार टोपोलॉजी का। नेक्स्ट है फोटोग्राफ्स, चार्ट्स, ड्राइंग एक्सेट्रा आर नोन एज ग्राफिक मीडिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फोटोज़ में, चार्ट्स में, ड्राइंग्स में अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन डाटा किसी के पास शेयर करते हैं तो वो आपको जो मीडियम कहलाएगा वो हो जाएगा ग्राफिक मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द डिफरेंस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर? बहुत सारी कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें सबसे पहले अगर आपने देखा होगा तो या देखते हैं पढ़े होंगे एनालॉग कंप्यूटर, फिर थे डिजिटल, फिर हाइब्रिड एंड अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं वो हाइब्रिड्स, या डिजिटल और हाइब्रिड्स के बीच में भी हम लोग आप इसमें देख रहे हैं। तो ये जो आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनालॉग कंप्यूटर्स भी होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स भी होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर्स भी होते हैं। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर मोस्ट सुटेबल फॉर यूज इन लाइब्रेरी? लाइब्रेरी के यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल कंप्यूटर्स कौन से होंगे? ऑब्वियसली बात है डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है,
डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज़्यादा सुटेबल कंप्यूटर्स हैं हमारे, और प्रेजेंट टाइम में जितने भी काम हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट सब कुछ क्या हो रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स में ही हो रहे हैं। तो लाइब्रेरीज के लिए भी सबसे सुटेबल कंप्यूटर्स जो होंगे वो डिजिटल कंप्यूटर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू। साइज ऑफ कंप्यूटर के हिसाब से हम उनको कितनी तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं? आंसर इज सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो एंड पर्सनल कंप्यूटर्स, एंड आंसर इज डी। क्योंकि आपने देखा कंप्यूटर्स बहुत सारे होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, और माइक्रो और पर्सनल कंप्यूटर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, इन हाउ मैनी कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज्ड कंप्यूटर आर डिवाइडेड। कंप्यूटर की जनरेशन्स के अकॉर्डिंग या जो उसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर्स को 5 जनरेशन्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, एंड द प्रेजेंटली जो हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में वो हमारे हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमेशा लगभग ऑब्वियसली किसी न किसी एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है। तो जब भी आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़ें, अपनी बुक से पढ़ें या कहीं भी किसी भी रिसोर्स से आप पढ़ें जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ये फोकस करना होगा कि किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी नई टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी। ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर व्हाट इज़ यूज्ड फॉर CPU। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जगह क्या यूज़ हुआ था? द आंसर इज वैक्यूम ट्यूब। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग को बहुत आराम से और बहुत ईजिली हैंडल करना है, क्योंकि अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं कि आपसे पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन के बारे में और आप किसी और जनरेशन की इन्फॉर्मेशन को टिक करके या उसको मार्कशीट में फिल करके आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की जगह यूज़ हुई थी टेक्नोलॉजी, उसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर व्हाट इज यूज्ड फॉर CPU। सेकंड जनरेशन में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जगह क्या इस्तेमाल हुआ था? ट्रांजिस्टर्स एंड सर्किट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में जो मेन टेक्नोलॉजी चेंज आई थी फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग या फर्स्ट जनरेशन की कंपेरिजन, वो हुआ था CPU की जगह इस्तेमाल होने वाला ट्रांजिस्टर और सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर यूज्ड। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के दिए हैं कि आप देखिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर एंड सर्किट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सेकंड जनरेशन के बारे में पूछा गया है और आंसर आया है ट्रांजिस्टर एंड सर्किट। लेकिन थर्ड जनरेशन में आप देखिएगा क्या पूछा गया है? विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल हुए थे वो हुए थे आपके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ये चीज़ें आप लोग को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके तभी आपको आंसर्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड विथ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सीरी को, ठीक है, जो आपकी वॉइस रिकग्नाइज करती है और आपके उस वॉइस के जो कमांड्स हैं उनको सुनने के बाद आपको रिप्लाई करती है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब इंटेलिजेंस क्या आया इसमें कि सीरी ने आपकी बात को सुना और उस पर रिप्लाई किया आपको। तो ये इंटेलिजेंस जो आया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया, ये किस जनरेशन कंप्यूटर की बातें होती हैं इसमें? तो आंसर आपको होगा 5th जनरेशन कंप्यूटर। और जो भी आज आप अभी प्रेजेंट टाइम में आप अपना मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप्स हैं हमारे आसपास, जो भी जिस भी तरह के कंप्यूटर्स हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। क्वेश्चन नंबर 19, बाइनरी सिस्टम ऑफ अ नंबर फॉर कंप्यूटर यूज्ड ओनली। जो हमारा बाइनरी सिस्टम है, जो कंप्यूटर की एक तरह से कह सकता हूँ लैंग्वेज है 0 और 1, वो कितने डिजिट्स में है? द आंसर इज 2। और वो 2 डिजिट कौन है? 0 और 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की सबसे लोएस्ट यूनिट कौन सी है? आपको बिट। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, बट बहुत ही बच्चे बहुत यहाँ पे गड़बड़ करते हैं कि बिट और बाइट में कन्फ्यूजन आता है। तो सबसे छोटी जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की यूनिट है, वो आपको मिलेगी बिट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द टर्म बिट स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे जो बिट हमने अभी देखा था, जो सबसे लोएस्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की, वो बिट क्या है? एक्चुअल में वो क्या है? एक बाइनरी नंबर है, ठीक है, या एक बाइनरी डिजिट है,
जैसे हमने 0 और 1 के बारे में देखा, या 0 बिट और 1 बिट के बारे में पढ़ा या जानते हैं, उसी तरह से ये चीज़ें क्या हैं, बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑर्गेनाइजेशन यूज कंप्यूटर फर्स्ट इन इंडिया? इंडिया में फर्स्ट ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जिसने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था, और इसका आंसर आपको मिलेगा इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर आर रिटन इन, जो कंप्यूटर्स में प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग की जाती है, जैसे हमने CDS IAS IAS के बारे में पढ़ा था, संजय के बारे में पढ़ा था, कोहा है, सोल है, ये सारे क्या हैं, प्रोग्राम्स हैं। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे, प्रोग्राम की जगह आपको एप्लीकेशंस मिलेंगी। अब वो एप्लीकेशंस क्या हैं, आपके एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। उसी तरह से जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या है, एक तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और इनको किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक, C++, जावा, पाइथन इस समय काफ़ी फेमस चल रही है। तो ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इन हाउ मैनी कैटेगरीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ द कंप्यूटर मे बी डिवाइडेड? कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनको कितने लेवल्स पे डिवाइड किया जाता है? द आंसर इज मशीन लैंग्वेज, यस, असेंबल लैंग्वेज, यस, एंड हाई लेवल लैंग्वेज, यस। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर को, उनको इतनी लैंग्वेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज, what are the three टाइप ऑफ बेसिस प्रोग्राम लैंग्वेजेस? जो सबसे 3 टाइप के बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी आपको मिलेंगी? मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके BLI 224 और 229 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करने चाहिए, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कंसेप्ट के बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट थे।